नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। भाजपा की दूसरी सूची में पुष्कर विधानसभा से विधायक सुरेश सिंह रावत का नाम आने के बाद से पार्टी के दूसरे दावेदारों की लंबी चुप्पी आखिरकार आज टूट ही गई। एक बार ऐसा लग रहा था कि पार्टी और समाज के दबाव के चलते सभी दावेदारों ने हथियार डाल दिए हैं और सुरेश रावत की उम्मीदवारी को बेमन से ही सही स्वीकार कर लिया है, लेकिन आज पूर्व प्रधान अशोक रावत ने आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामकर न केवल ये साफ कर दिया कि पिक्चर अभी बाकी है, बल्कि पुष्कर विधानसभा के रण को रोमांचक बनाने के संकेत भी दे दिए। अकेले नहीं है अशोक रावत। पूर्व प्रधान अशोक रावत का भाजपा से बागी होकर आरएलपी का दामन थामना पुष्कर के सियासी घटनाक्रम में कोई सामान्य घटना नहीं है। पुष्कर और रावत समाज की राजनीति को करीब से समझने वाले लोगों का मानना है कि भले ही आधिकारिक रूप से केवल अशोक रावत ने बगावत की है, लेकिन पर्दे के पीछे रावत समाज के दूसरे दावेदारों सहित रावत समाज के नेता और भाजपा के अनेक असंतुष्ट भी अशोक रावत के सारथी बने हुए हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि सभी दावेदारों ने अपने प्रतिनिधि के रूप में अशोक रावत को संयुक्त प्रतिनिधि के रूप में मैदान में उतारा है। हालांकि यह तो समय ही बताएगा कि इन कयासों के पीछे कितनी सच्चाई है। भाजपा को रास नहीं आता त्रिकोणात्मक मुकाबला। अगर पुष्कर के सियासी इतिहास का अध्ययन किया जाए तो एक बात साफ हो जाती है, सीधा मुकाबला भाजपा को रास आता है, जबकि त्रिकोणात्मक मुकाबला कांग्रेस के लिए फायदेमंद रहता है। जब पुष्कर विधानसभा में पूर्व दिग्गज स्वर्गीय रमजान खां के जीत का रथ लगातार आगे बढ़ रहा था, तब वो त्रिकोणात्मक मुकाबले में फंसे और उन्हें डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती के सामने हार का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार पीसीसी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर ने भी जब पहली बार में ही जीत का स्वाद चखा, तब भी भाजपा में बगावत हुई और त्रिकोणात्मक संघर्ष में कांग्रेस की जीत हुई। पिछले 2 चुनावों में भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला हुआ और वर्तमान विधायक सुरेश सिंह रावत ने जीत दर्ज की। बैकफुट जाकर फ्रंट फुट। पूर्व प्रधान अशोक रावत ने पहले ही साफ कर दिया था कि इस बार आर या पार होगा। टिकट नहीं मिला तो वे पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करेंगे और कार्यकर्ताओं की आवाज को बुलंद करेंगे। भाजपा की दूसरी सूची में पुष्कर विधानसभा से सुरेश सिंह रावत का नाम आने के बाद अशोक रावत ने सोशल मीडिया और माउथ मीडिया में जो भावनाएं व्यक्त की, उससे ऐसा लगा कि अशोक रावत इस बार भी बैकफुट चले गए। आज जब उन्होंने आरएलपी ज्वाइन की तो साफ हो गया कि वे बैकफुट इसलिए गए थे कि इस बार थोड़ा प्रतिद्वंद्वी को भरिम में रखा जाए और थोड़ा पीछे जाकर फिर से आगे बढ़कर सियासी दांव खेला जाए। कस्बे में शुक्रवार को महाराजा अजमेर जी जयंती महोत्सव पर आयोजित हो रहे हैं कई कार्यक्रम, जिसमें विचित्र वेशभूषा प्रतियोगिता में वैदिक सोनी ने श्रीनाथ जी का रूप धारण कर मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे व प्रथम स्थान प्राप्त किया। विजयनगर शहर में स्वर्णकार समाज के आराध्य देव महाराज श्री अजमेर जी जयंती महोत्सव पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, जिसमें श्री मैर क्षत्रिय स्वर्णकार समाज सेवा समिति, श्री मैर क्षत्रिय स्वर्णकार समाज महिला मंडल, श्री मैर क्षत्रिय स्वर्णकार समाज नवयुवक मंडल द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों के लिए विचित्र वेशभूषा, 1 मिनट प्रतियोगिता, गरबा डांस, काव्य पाठ, नृत्य सहित कई कार्यक्रम का आयोजन समाज भवन में हो रहे हैं। वह आज दिनांक 27 अक्टूबर 2023 को सुंदरकांड पाठ व 28 अक्टूबर 2023 शनिवार को समाज भवन सोनी धर्मशाला से प्रातःकालीन 9:30 बजे भगवान श्री अजमेर जी जयंती के महोत्सव के अवसर पर समाज जनों द्वारा विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें तहसील स्तर के समस्त समाज बंधु अपनी भागीदारी निभाएंगे। जिसमें विचित्र वेशभूषा प्रतियोगिता में वैदिक सोनी ने श्रीनाथ जी का रूप धारण कर मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे व प्रथम स्थान प्राप्त किया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अनुच्छेद 142 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों के तहत एक व्यक्ति की पत्नी को 1,25,00,000 रुपये के भरण पोषण के बकाया का भुगतान करने के लिए उसकी पैतृक संपत्ति की बिक्री का निर्देश दिया। जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने सुब्रत रॉय सहारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2014-12 573 सेशल्स रुपये और दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम स्किपर कंस्ट्रक्शन 1996 2 सब 295 सेशल्स रुपये में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट शक्तिहीन नहीं है, लेकिन पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए उचित निर्देश और यहां तक कि आदेश भी जारी कर सकता है। अदालत पत्नी द्वारा दायर आवेदनों पर विचार कर रही थी, जिसमें इस आधार पर भरण पोषण और मासिक भरण पोषण की बकाया राशि की वसूली की मांग की गई थी कि वह अपनी विधवा मां के साथ रह रही है और अपने खर्चों के लिए उस पर निर्भर है।
उसने कोर्ट से फैमिली कोर्ट को सीआरपीसी की धारा 125(3) के तहत उसकी याचिका पर 6 महीने के भीतर फैसला करने का निर्देश देने की मांग की। धारा 125(3) मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को वारंट जारी करने या सजा देने का अधिकार देती है जो बिना पर्याप्त कारण के भरण पोषण के भुगतान के आदेश का पालन करने में विफल रहता है। इस मामले में पति पत्नी के बीच रिश्ते खराब होने के बाद कई तरह की कानूनी कार्यवाही शुरू की गई। पत्नी ने पति के खिलाफ आपराधिक आरोप लगाए थे। उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। इसके बाद वह आपराधिक कार्यवाही या भरण पोषण कार्यवाही में भाग लेने में विफल रहा। ससुर और सास के खिलाफ भी भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 468, 34, 120 के तहत आपराधिक आरोप लगाए गए, जिन्हें अग्रिम जमानत से भी वंचित कर दिया गया। कोर्ट ने उन्हें भरण पोषण के बकाया के रूप में 40 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया था, जिसे करने में वे असफल रहे। हालांकि अंततः अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। फैमिली कोर्ट में पत्नी द्वारा दायर भरण पोषण के दावे में अदालत ने 2016 में 1 लाख रुपये प्रति माह का अंतरिम भरण पोषण दिया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 1,27,500 रुपये प्रति माह कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि पति और ससुर द्वारा भरण पोषण का भुगतान करने के निर्देश देने वाले अदालतों के विभिन्न आदेशों के बावजूद वे ऐसा करने में विफल रहे हैं। कोर्ट ने कहा, वर्तमान मामला जैसा कि पहले चर्चा की गई है, वरुण गोपाल और याचिकाकर्ता मोहन गोपाल द्वारा लगातार अपमानजनक आचरण को प्रदर्शित किया गया है, जिन्होंने किसी न किसी बहाने से इस अदालत के आदेशों के अनुपालन को रोक दिया है। ये याचिकाकर्ता और वरुण गोपाल की जिम्मेदारी है, जिन्हें पूरी राशि का भुगतान पूरा करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि पति के पास भुगतान करने का साधन था। इस मामले के पिछले इतिहास और इस अदालत के आदेशों ने वरुण गोपाल की पूरी जिद को प्रदर्शित किया है, जिसने पत्नी को छोड़ दिया और वस्तुतः ऑस्ट्रेलिया भाग गया। याचिकाकर्ता द्वारा दायर हलफनामों और बैंक खाते के बयानों सहित इस अदालत के रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों से पता चलता है कि समय समय पर वरुण गोपाल को काफी मात्रा में धन भेजा गया था। उद्धरण चिन्ह। पत्नी ने दावा किया था कि पति अपने पिता का एकमात्र उत्तराधिकारी है और उसे पैतृक संपत्ति में 11 दुकानें मिलेंगी। उसने दावा किया कि उन पर 1,25 लाख रुपये का भरण पोषण बकाया था। न्यायालय ने पत्नी को देय राशि की वसूली के लिए 6 दुकानों की बिक्री सहित निम्नलिखित निर्देश पारित किए। पहला, नगरपालिका संख्या 26, 27, 28, 29, 30, 31 वाली 6 सन्निहित दुकानों को दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा बिक्री के लिए रखा जाएगा, जो ये सुनिश्चित करेगा कि सर्वोत्तम कीमतें प्राप्त हों। बिक्री से प्राप्त राशि को शुरू में 6 महीने के लिए सावधि जमा रसीद में जमा किया जाएगा और इसका ब्याज दूसरे प्रतिवादी आवेदक को वितरित किया जाएगा। बिक्री न होने की स्थिति में आवेदक के पक्ष में संपत्ति की कुर्की जारी रहेगी। दूसरा, पहली मंजिल पर मैसेज फिटनेस फैक्ट्री जिम एंड स्पा के किराए की कुर्की तब तक जारी रहेगी जब तक याचिकाकर्ता और उनके बेटे वरुण गोपाल निर्देश पहला द्वारा प्राप्त राशि और 1,25 लाख रुपये के बीच शेष राशि का भुगतान नहीं कर देते। तीसरा, यदि 1 वर्ष के भीतर 2 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो रजिस्ट्रार को 3 महीने के भीतर कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है और आवेदक से इस संबंध में एक विकल्प मांगा जाता है कि क्या वह उक्त परिसर में स्वामित्व का हस्तांतरण अपने नाम पर चाहेगी या उसकी बिक्री चाहेगी। चौथा, यदि आवेदक कन्वेंस नहीं मांगता। अजमेर संभागीय आयुक्त सीआर मीना व पुलिस महानिरीक्षक रेंज अजमेर लता मनोज कुमार ने शुक्रवार को मसूदा विधानसभा का दौरा किया। इस दौरान उपखंड कार्यालय मसूदा में संभागीय आयुक्त व पुलिस महानिरीक्षक रेंज अजमेर का परंपरागत तरीके से बालिकाओं ने तिलक लगाकर एवं रिटर्निंग अधिकारी भरत राज गुर्जर ने साफा पहनाकर स्वागत किया तथा संभागीय आयुक्त व पुलिस महानिरीक्षक रेंज अजमेर ने स्वीप कार्यक्रम के दौरान उपखंड कार्यालय मसूदा में वोट वृक्ष की स्थापना की तथा कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग एवं राजीविका समूह की महिलाओं एवं विवेकानंद अकेडमी स्कूल मसूदा की ओर से बनाई गई रंगोली का अवलोकन भी किया। साथ ही संभागीय आयुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षक रेंज अजमेर ने मतदान शपथ हस्ताक्षर अभियान में हस्ताक्षर करके शुभारंभ भी किया। संभागीय आयुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षक रेंज अजमेर ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए संदेश दिया तथा वहां पर उपस्थित महिलाओं को आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में 100% मतदान करने हेतु शपथ दिलाई तथा साथ ही स्वीप प्रोग्राम के तहत मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने लोकगीत गाकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अंधेरी देवरी की बालिकाओं ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत शानदार लोक नृत्य प्रस्तुत किया। इस दौरान कार्यक्रम में रिटर्निंग अधिकारी भरत राज गुर्जर, पुलिस उप अधीक्षक मसूदा राजेश कसाना, तहसीलदार मसूदा श्यामलाल आमेटा एवं उपखंड कार्यालय के विभिन्न चुनाव प्रकोष्ठ प्रभारी एवं कर्मचारी गण उपस्थित रहे।
अजमेर शहर के सिंधी समाज के नेताओं ने देवनानी को हराने के लिए कमर कस ली है, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेसी पार्टी के अला कमान से टिकट की मांग की है। सिंधी समाज के हरिचंदानी, रमेश टिलवानी और एमटी वाधवानी ने बताया, अजमेर उत्तर जहां 45,000 सिंधी मतदाता हैं, वहीं परिसीमन के बाद अजमेर शहर के आशागंज, नवाब का बेड़ा, ऊसरी गेट, गुरु नानक कॉलोनी, सिंधु बाड़ी, अजय नगर, नेहरू नगर, आदर्श नगर, धुला भाटा और मदार के क्षेत्र अजमेर दक्षिण में समाहित होने के बाद सिंधी बहुल आबादी के इन क्षेत्रों में 30,000 से अधिक सिंधी मतदाता हैं। लेकिन यहां से सिंधी उम्मीदवार नहीं होने से कांग्रेस को गत 15 वर्षों से अजमेर दक्षिण में भी हार का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए कांग्रेस को उत्तर से सिंधी प्रत्याशी ही मैदान में उतारना होगा। सिंधी वोट होते हैं निर्णायक। बैठक में आहूजा ने कहा, अजमेर शहर की दोनों सीटों पर विजय का गणित 65 वर्षों से सिंधी उम्मीदवार पर निर्भर रहा है। राजस्थान में अजमेर के विलय के बाद पहले विधानसभा चुनाव 1957 से अजमेर उत्तर, पहले अजमेर पश्चिम से अर्जुन दास, पोहमल, भगवान दास, किशन मोटवानी, नवल राय बच्चानी, भगवान दास शास्त्री, किशन मोटवानी, हरीश झामनानी, किशन मोटवानी पुनः और 2003 से वासुदेव देवनानी विधायक रहे हैं। सिंधी समाज अजमेर उत्तर में सिंधी को कांग्रेस प्रत्याशी बनाने का सियासी दबाव लगातार बनाता जा रहा है। बुधवार रात पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष राधाकिशन आहूजा की अध्यक्षता में आयोजित पंचायत की बैठक में इस बात को लेकर अफसोस जताया गया कि कांग्रेस ने गत 15 वर्षों में राज्य विधानसभा चुनावों में एक भी सिंधी को प्रत्याशी नहीं बनाया है। इससे राजस्थान के 20 लाख से अधिक सिंधी मतदाताओं में नकारात्मक संदेश गया है। इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस द्वारा 3 सिंधी प्रत्याशियों को भोपाल, सिवनी और इंदौर से चुनावी मैदान में उतारने से राजस्थान का सिंधी समाज भी आशान्वित है। इसी क्रम में पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर अजमेर उत्तर से रेल कर्मचारी नेता मोहन चेलानी को कांग्रेस प्रत्याशी बनाने की मांग की है। बैठक में अजमेर की सिंधी पंचायतों और महिला मंडल की अनेक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सत्यनारायण भगवान मेले की तैयारियों में जुटा बांदनवाड़ा, कमेटी के तत्वाधान में 200 वॉलंटियर संभालेंगे व्यवस्थाएं। बांदनवाड़ा इस वर्ष सत्यनारायण भगवान मेला 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चलेगा। सभी कार्यक्रम भिनाई रोड पर बांदनवाड़ा में पूरी योजना के साथ होंगे। शरद पूर्णिमा पर मेले का मुख्य दिन होने से इस दिन के लिए विशेष रूप से तैयारियां की जा रही हैं। आज इसी श्रृंखला में मेला कमेटी अध्यक्ष जयमल रहलानी ने मेले की व्यवस्थाओं को लेकर मेला मैदान में लगने वाले झूलों को निर्धारित जगह पर झूले लगाने व मुख्य चौराहे से भिनाई रोड व सत्यनारायण मंदिर से ब्यावर रोड पर लगने वाली छोटी मोटी दुकानों जायजा लिया तो वहीं मंदिर से पुलिस चौकी के सामने की जगह पर सफाई करवाकर व दुकानों के लिए जगह निर्धारित की। साथ ही समारोह स्थल की जगह को समतल कर टैंकर से पानी का छिड़काव करवाया। मेले में 200 से अधिक वॉलंटियर देंगे सेवाएं। कस्बे में भरने वाले विशाल मेले की व्यवस्थाओं का जिम्मा स्थानीय वॉलंटियर्स के जिम्मे रहता है, जिसमें कस्बे की टैक्सी यूनियन कार्यकर्ता के रूप में मेले में व्यवस्थाओं को संभालते हैं। इस वर्ष 200 से अधिक कार्यकर्ता इस मेले की व्यवस्था देखेंगे। ये होंगे कार्यक्रम। मेले का शुभारंभ 27 अक्टूबर को सुंदरकांड पाठ व मारवाड़ी खेल के साथ होगा। शनिवार 28 अक्टूबर शरद पूर्णिमा को मंदिर में प्रातः 9 बजे ध्वजारोहण होगा व 11 बजे से कबड्डी व कुश्ती दंगल का आगाज होगा। इस वर्ष पुरुष वर्ग की कबड्डी व दंगल प्रतियोगिता के साथ साथ महिला वर्ग की कबड्डी व दंगल का आयोजन भी होगा। रात्रि में पुनः मारवाड़ी खेल नाट्य मंचन का आयोजन होगा। 29 अक्टूबर को प्रातः 5 बजे अमृत खीर प्रसाद का वितरण होगा। रविवार को महिला प्रधान मेला होगा। इस दिन महिलाएं मेले में खरीदारी करने आती हैं। दोपहर में महिला प्रतियोगिताओं का आयोजन मेला मैदान में होगा, जिसमें रस्सा कस्सी, कुर्सी दौड़, जलेबी रेस, मटका दौड़ प्रमुख रहेंगी। व रात्रि 8 बजे भजन संध्या होगी, जिसमें भजन गायक कलाकार छोटू सिंह रावणा भजनों की सरिता बिखेरेंगे। 30 अक्टूबर सोमवार को रंगारंग सांस्कृतिक व संगीतमय संध्या कार्यक्रम रात्रि 8 बजे से शुरू होगा। मेले का समापन 2 नवंबर को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के आयोजन के साथ होगा। कवि सम्मेलन का संचालन प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कवि बुद्धिप्रकाश दाधीच के तत्वाधान में होगा। मेला कमेटी अध्यक्ष जयमल रहलानी ने बताया कि शरद पूर्णिमा पर भरने वाले सत्यनारायण भगवान मेला अजमेर संभाग का विशाल मेला है। इस दिन दूर दूर से श्रद्धालु दर्शनार्थ मेले में शिरकत करते हैं। इस वर्ष मेला महोत्सव में कई कार्यक्रम और जोड़े गए हैं। वहीं इस वर्ष मेले में हर वर्ष से अधिक श्रद्धालुओं के आने की आशंका है। इसी के चलते प्रशासन व स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मेले में ट्रैफिक, पानी व प्राथमिक सुविधाओं की व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई हैं।